साथियों नमस्कार। हम लोग एक और चैप्टर को आज पढ़ते हैं। एक बहुत ही शानदार कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी। इसका विस्तृत सारांश क्या है? कहानी का आरंभ एक विरोधाभासी स्थिति से होता है। एक और धनी और प्रभावशाली जमींदार का भव्य महल है और दूसरी ओर उसी महल के निकट एक गरीब अनाथ विधवा की जर्जर झोपड़ी। यह स्थिति स्वयं में समाज की आर्थिक विषमता और वर्गभेद को प्रदर्शित करती है। विधवा का जीवन अत्यंत दुखद और त्रासदीपूर्ण रहा है। वह कई पीढ़ियों से उसी झोपड़ी में निवास कर रही थी। उस छोटी सी झोपड़ी में उसके जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, सुख और दुख दोनों। उसके प्रिय पति ने उसी झोपड़ी में अंतिम सांस ली थी। उसका इकलौता पुत्र, जो उसका एकमात्र सहारा था, भी उसी स्थान पर दम तोड़ गया था। इतना ही नहीं, उसकी पुत्रवधू भी एक 5 वर्षीय कन्या मतलब उसकी पोती को छोड़कर इस संसार से विदा हो गई थी। अब उस वृद्धा के जीवन में केवल उसकी नन्ही पोती ही एकमात्र सहारा और जीवन का आधार थी। जब भी उसे अपने बीते हुए सुखद दिनों की याद आती तो वह फूट फूट कर रोने लगती थी। वह झोपड़ी उसके लिए केवल एक मकान नहीं थी, बल्कि उसकी यादों का खजाना, उसके प्रियजनों की निशानी और उसके जीवन का आधार थी। अब समस्या का उदय क्या है? जमींदार की महत्वाकांक्षा। जमींदार साहब, जो पहले से ही विशाल महल के स्वामी थे, उनकी आकांक्षा और बढ़ गई। उन्होंने अपने महल का अहाता मतलब परिसर उस विधवा की झोपड़ी तक विस्तारित करने की उनकी इच्छा हुई। धन के मद में चूर इस व्यक्ति को यह समझ नहीं आया कि उस गरीब विधवा के लिए वह झोपड़ी क्या अर्थ रखती है। जमींदार ने प्रारंभ में विधवा को बहुत समझाया कि वह अपनी झोपड़ी हटा ले। संभवतः उन्होंने कुछ मुआवजे का प्रस्ताव भी रखा होगा, परंतु विधवा के लिए वह झोपड़ी अमूल्य थी। उसे किसी धन से नहीं तौला जा सकता था। उसका उस झोपड़ी से इतना गहरा भावनात्मक लगाव था कि वह बिना मरे वहां से जाना ही नहीं चाहती थी। उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। शोषण और अन्याय, कानूनी हथकंडे। जब विधवा ने अपनी झोपड़ी छोड़ने से साफ इनकार कर दिया तो जमींदार साहब ने अपनी सामंती और धनबल शक्ति का प्रयोग करना आरंभ किया। उन्होंने अपनी जमींदारी चाल चलनी शुरू कर दी। जमींदार ने बाल की खाल निकालने वाले चतुर और धूर्त वकीलों को मोटी रकम देकर खरीद लिया। इन वकीलों ने कानूनी पेचीदगियों और झूठे दस्तावेजों का सहारा लेकर अदालत में मामला पेश किया। तत्कालीन न्याय व्यवस्था, जो धनी और प्रभावशाली लोगों के पक्ष में झुकी हुई थी, उन्होंने जमींदार के पक्ष में फैसला सुना दिया। इस प्रकार अदालत के आदेश से जमींदार ने उस झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और बेचारी असहाय विधवा को जबरन वहां से बेदखल कर दिया गया। वह अनाथ थी, न कोई सहारा न कोई रक्षक। विवश होकर उसे पास पड़ोस में कहीं शरण लेनी पड़ी। अब विधवा की योजना पर आते हैं, उनकी सूझबूझ पर। कुछ दिनों बाद एक दिन जमींदार साहब उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और अपने नौकरों को काम बता रहे थे। संभवतः वे महल के विस्तार का कार्य करवा रहे थे। तभी वह विधवा के हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। जमींदार ने जैसे ही उसे देखा तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि इस स्त्री को यहाँ से हटा दो। परंतु विधवा गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़कर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी आपकी ही हो गई है। मैं इससे वापस लेने नहीं आई हूँ। यदि आप कृपा करें तो एक छोटी सी विनती है। जमींदार के सिर हिलाने पर विधवा ने अपनी समस्या बयान की। उसने कहा कि जब से झोपड़ी छूटी है, उसकी नन्ही पोती ने खाना पीना पूरी तरह से त्याग दिया है। विधवा ने बहुत प्रयास किया, बहुत समझाया, परंतु वह जिद्दी बच्ची एक बात पर अड़ी रही। मैं अपने घर चलूंगी, वहीं रोटी खाऊंगी। बच्ची की जिद देखकर विधवा ने एक युक्ति सोची। उसने निर्णय लिया कि वह उस झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी से चूल्हा बनाएगी। उसे विश्वास था कि यदि उस मिट्टी की चूल्हे पर रोटी बनाई जाए तो पोती को भ्रम होगा कि वह अपने घर में है और वह रोटी खाने लगेगी। विधवा ने बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की, महाराज, यदि आप कृपा करें तो मुझे इस टोकरी में छोटी सी मिट्टी भरकर ले जाने की आज्ञा दीजिए। जमींदार को यह मांग बहुत मामूली और तुच्छ लगी। उन्होंने सहजता से अनुमति दे दी। अब आते हैं भावनात्मक क्षण। विधवा टोकरी लेकर झोपड़ी के भीतर गई। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंची जहां उसने अपने जीवन के अनेक वर्ष बिताए थे, उससे अपने बीते हुए सुखद दिनों की यादें ताजा हो गई। उस कोने में उसके पति बैठते थे जहां उसका पुत्र खेलता था। इस स्थान पर उसकी पुत्रवधू चूल्हा जलाती थी। ऐसी असंख्य स्मृतियां उसके मन में उमड़ पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा निकलने लगी। परंतु वह एक दृढ़ संकल्पी स्त्री थी। उसने अपने आंतरिक दुख और भावनाओं को किसी तरह
संयम से संभाला और अपनी टोकरी को मिट्टी से भर लिया। फिर उसने टोकरी को हाथों से उठाकर बाहर ले आई। बाहर आकर विधवा ने पुनः हाथ जोड़कर जमींदार से प्रार्थना की, महाराज, बड़ी कृपा होगी यदि आप इस टोकरी को जरा सा हाथ लगा दें ताकि मैं इसे अपने सर पर रख सकूं। यह सुनकर जमींदार साहब पहले तो बहुत क्रोधित हुए। उन्हें यह बात अपमानजनक लगी कि एक जमींदार एक साधारण विधवा की टोकरी उठाने में सहायता करे, परंतु जब विधवा बार बार हाथ जोड़ने लगी और उनके पैरों पर गिरने लगी तो उनके कठोर हृदय में थोड़ी दया का संचार हुआ। जमींदार ने सोचा कि यह तो बहुत छोटा काम है। उन्होंने किसी नौकर को आदेश न देकर स्वयं ही टोकरी उठाने का निश्चय किया। वे आगे बढ़े और टोकरी को उठाने के लिए झुके। ज्यों ही उन्होंने टोकरी को हाथ लगाया और उसे ऊपर उठाने का प्रयास किया, त्यों ही उन्हें अनुभव हुआ कि यह कार्य उनकी शक्ति के बाहर है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद पहली बार मैं ध्यान नहीं लगा। फिर उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगाकर पूरे जोर के साथ टोकरी को उठाने का प्रयास किया, परंतु आश्चर्य, वह टोकरी जिस स्थान पर रखी थी वहां से एक अंगुल भी ऊपर नहीं उठी। जमींदार का चेहरा पसीने से तर हो गया। वे लज्जित होकर बोले, नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने अत्यंत गंभीरता और शालीनता से कहा, महाराज, कृपया नाराज न हो। आपसे एक टोकरी भर मिट्टी तक उठाई नहीं जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। फिर उस पूरी झोपड़ी का भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? कृपया आप स्वयं ही इस बात पर गंभीरता से विचार कीजिए। विधवा के ये वचन साधारण नहीं थे। वे गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश से भरे थे। वह कह रही थी कि एक टोकरी भर मिट्टी का भार तो केवल भौतिक है, परंतु अन्याय से हड़पी गई झोपड़ी का भार तो पाप का भार है, कर्म का भार है, अधर्म का भार है। वह भार तो आत्मा पर, मन और विवेक पर पड़ता है। वह भार जीवन भर, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। जमींदार साहब धन के मद में अंधे होकर अपना कर्तव्य, अपनी मानवता, अपना धर्म भूल गए थे, परंतु विधवा के उपर्युक्त वचन सुनते ही मानो उनकी आंखों पर से अज्ञान का पर्दा हट गया। उन्हें अपने किए पर हुए कुकर्म का, अपने अन्याय का और अपने पाप का गहरा बोध हुआ। उनका हृदय पश्चाताप से भर गया। उन्हें लगा कि उन्होंने कितना बड़ा अन्याय किया है। एक निर्बल असहाय वृद्ध विधवा से उसकी एकमात्र आश्रय स्थली छीन ली। अब आते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर। एक टोकरी भर मिट्टी की कहानी के रचनाकार कौन है? माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है? माधवराव सप्रे हिंदी की पहली कहानी टोकरी भर मिट्टी 1901 के रचयिता माने जाते हैं। वे आधुनिक हिंदी कहानी के जनक हैं। यह कहानी किस काल की रचना है? यह कहानी 1901 में लिखी गई थी, जो हिंदी साहित्य के भारतेंदु युग से द्विवेदी युग के संक्रमण काल की रचना है। कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन है? उत्तर, गरीब अनाथ विधवा जो कि मुख्य पात्र है, जमींदार प्रतिनायक, विधवा की पोती सहायक पात्र। विधवा के परिवार में क्या क्या दुख आए थे? विधवा के पति, इकलौते पुत्र और पुत्रवधू की मृत्यु हो चुकी थी। केवल 5 वर्ष की पोती ही उसका सहारा थी। जमींदार जो था वो धनमद में अंधा, निर्दयी और शक्ति का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति था, जो कानूनी हथकंडों से गरीबों का शोषण करता है, लेकिन अंत में उसमें आत्मबोध जगता है। जमींदार झोपड़ी क्यों हथियाना चाहता था? अपने महल का अहाता को बढ़ाने के लिए। विधवा झोपड़ी छोड़ने को क्यों तैयार नहीं थी? क्योंकि वह कई पीढ़ियों से वहां बसी थी। उस झोपड़ी में उसके पति, पुत्र और पुत्रवधू की यादें जुड़ी थी। वह भावनात्मक रूप से उस झोपड़ी से गहराई से जुड़ी हुई थी। जमींदार ने झोपड़ी पर कब्जा कैसे किया? वकीलों को पैसे देकर अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को बेघर कर दिया। विधवा टोकरी भर मिट्टी मांगने क्यों आई? विधवा ने कहा कि उसकी पोती का खाना पीना छोड़ दिया है और पुराने घर में ही रोटी खाने की जिद कर रही है, इसलिए वह झोपड़ी में से मिट्टी लाकर उससे चूल्हा बनाकर रोटी पकाना चाहती थी। जमींदार टोकरी क्यों नहीं उठा पाया? यह कहानी का प्रतीकात्मक चरम बिंदु है। टोकरी का न उठ पाना इस बात का प्रतीक है कि अन्याय और पाप का बोझ कोई नहीं उठा सकता। विधवा ने जमींदार को क्या समझाया? विधवा ने कहा कि यदि वह एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठा सकता तो हजारों टोकरी मिट्टी से बनी झोपड़ी का पाप का भार जीवन भर कैसे उठा पाएगा? कहानी का अंत कैसे होता है? जमींदार को अपनी गलती का एहसास होता है, वह पश्चाताप करता है, विधवा से क्षमा मांगता है और झोपड़ी वापस कर देता है। कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कहानी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना, धन के मद की निंदा और नैतिक चेतना जागृत करना है। कहानी की मुख्य समस्या क्या है? धनी वर्ग द्वारा गरीब और कमजोर वर्ग का शोषण, कानूनी प्रणाली का दुरुपयोग और सामाजिक असमानता। कहानी में किन सामाजिक मुद्दों को उठाया गया है? जमींदारी प्रथा का शोषण, न्याय व्यवस्था में धनी वर्ग का प्रभुत्व,
गरीबों की असहाय स्थिति, स्त्री की विवशता, नैतिक मूल्यों का पतन। कहानी की भाषा शैली कैसी है? कहानी में सरल, सहज और प्रवाहमयी हिंदी का प्रयोग हुआ है। उर्दू शब्द भी कुछ हैं, जैसे जमींदार, अहाता, बिचारी आदि का समावेश है। कहानी में किस प्रकार का कथानक है? यह एक रेखीय और सीधा कथानक है जो घटनाक्रम के अनुसार आगे बढ़ता है। कहानी में प्रतीकात्मकता का प्रयोग कहाँ हुआ है? टोकरी भर मिट्टी पाप और अन्याय के बोझ का प्रतीक, झोपड़ी गरीबों की आस्था और जीवन का प्रतीक, टोकरी का न उठना, अन्याय के बोझ को ढोने की असमर्थता। याद रखने योग्य तथ्य: रचनाकार हैं माधवराव सप्रे, रचनाकाल 1901। विधा है कहानी, मुख्य पात्र विधवा, जमींदार और सहायक पात्र हैं उसकी पोती। केंद्रीय विषय है सामाजिक शोषण और न्याय। प्रतीक है टोकरी भर मिट्टी जो कि पाप का बोझ है। संदेश: अन्याय का प्रतिकार। महत्वपूर्ण उद्धरण क्या है? महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती। धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। है ना? धन्यवाद साथियों।